दोस्तों, मेरा नाम भाविक मेहता है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफ़ेशन। आज मैं आपके सामने क्यूआरएमपी स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम, गवर्नमेंट का लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, ये स्कीम के बारे में थोड़ी जानकारी पता करते हैं, क्या स्कीम है। पहला पॉइंट जो है ये स्कीम का, ये है कि ये छोटे व्यापारी के लिए है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है पिछले साल का, तो आप ये स्कीम में एलिजिबल है और आप ये स्कीम अवेल कर सकते हैं। एक्सरसाइजिंग ऑप्शन फॉर क्यूआरएमपी स्कीम मतलब हम लोग ये स्कीम का जो ऑप्शन जो है हमको दिया गया है, वो ऑप्शन एक्सरसाइज कब तक कर सकते हैं? जैसे फ्रेंड अप्रैल से लेके जून 2021 का जो क्वार्टर है, उसका मुझे अगर उसमें मुझे क्यूआरएमपी स्कीम में रिटर्न फाइल करना है, तो 1 फरवरी 2021 से लेके 30 अप्रैल 2021 तक का मुझे सरकार ने टाइम पीरियड दिया है। तब तक मैं ये स्कीम में जाना अगर चाहता हूँ, तो मुझे सिलेक्ट करके वो ऑप्शन अवेल कर लेना है। ठीक है? ऑप्शन जो आप अवेल करते हो, वो एक ही बार करना है, हर साल करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, रजिस्टर्ड पर्सन आर फ्री टू चेंज ऑप्शन ऑफ जीएसटीआर 1। माने अगर कोई छोटे व्यापारी है जिन्होंने जीएसटीआर 1 मंथली कोई में सिलेक्ट करके रखा हुआ है और मंथली फाइल करते हैं, उनको एक ऑप्शन दिया है सरकार ने कि आप मंथली से लेके आप क्वार्टरली में जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? अब जैसे अभी आप स्कीम में चले गए, पर स्कीम आपको समझ में नहीं आया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप स्कीम से बाहर भी निकल सकते हो। तो ये अगर आप ऐसा हुआ कि भई आपने फर्स्ट क्वार्टर में ये स्कीम में रिटर्न फाइल किया और दूसरे क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में आपको ऐसा लगा, जैसे जुलाई 2021 से लेके सितंबर 2021 में आपको ऐसा लगा कि मुझे ये स्कीम में नहीं जाना है, तो मई 1 मई 2021 से लेके 31 जुलाई 2021 तक के टाइम पीरियड में आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो जैसे आपको स्कीम में जाने के लिए भी 3 महीना मिलता है और स्कीम से बाहर निकलने के लिए भी 3 महीने का टाइम पीरियड मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ है, ये स्कीम जो दिया है सरकार ने, वो जीएसटीएन वाइज़ है। मतलब मेरे पास एक पान नंबर है और 10 जीएसटी नंबर लिए, या मैंने 3 लिए जीएसटी नंबर, तो 3 जीएसटीएन नंबर जो मैंने लिए हैं, उसमें से 1 जीएसटीएन में मैं क्यूआरएमपी स्कीम में मैं जा सकता हूँ और बाकी 2 जीएसटीएन नंबर में मैं जो अभी जिस हिसाब से हम लोग जीएसटीआर 3B और 1 फाइल करते हैं, उसी हिसाब से मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स? अब आते हैं आगे, जीएसटीआर 1 कैसे इनवॉइस कैसे अपलोड करेंगे क्वार्टरली में। अब देखो फ्रेंड्स, क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट ये स्कीम का नाम है। तो क्वार्टरली रिटर्न हो गया, इसका मतलब जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली हो गया। अब जीएसटीआर 1 क्वार्टरली हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो जनवरी महीने में मैंने सेल किया और फरवरी महीने में जो मैंने सेल किया, अगर मैं उसका इनवॉइसेस में नहीं चढ़ाऊँगा, तो अगले आदमी को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अगला आदमी जिसको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, वो परेशान हो जाएगा। तो उसकी परेशानी दूर करने के लिए सरकार एक फैसिलिटी लेके आई है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फैसिलिटी क्या है? ये एक फैसिलिटी में आप इनवॉइस अपलोड कर सकते हो। जैसे जनवरी 2021 का जो इनवॉइस है, वो आप अपलोड कर सकते हो 13 फरवरी 2021 तक। फरवरी 2021 के जो इनवॉइस है, वो आप 13 मार्च तक आप इनवॉइस अपलोड कर सकते हो, आईएफएफ फैसिलिटी के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स? तो जनवरी और फरवरी के इनवॉइसेस जो है, वो आप आईएफएफ के ऊपर आपने चढ़ा दिए। ठीक है? अब इसमें मेन चीज़ ऐसी है फ्रेंड्स कि जो आईएफएफ फैसिलिटी के ऊपर आपने इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, वो आपको जीएसटीआर 1 में वापस अपलोड नहीं करने के हैं।
ये बात ध्यान में रखिए, इनवॉइस जो आपने आईएफएफ में अपलोड कर दिया है, वो आपको मार्च महीने वो आपको जीएसटीआर 1 में आपको अपलोड नहीं करना है। आईएफएफ पे आपने जो इनवॉइस अपलोड कर दिया और 13 तारीख को जनवरी महीने का जो आपने रिटर्न फाइल किया 13 फरवरी को, ठीक है? तो 13 फरवरी को जो आपने रिटर्न फाइल किया आईएफएफ के ऊपर, उसका क्रेडिट ऑटोमैटिकली आपके कस्टमर्स को मिल जाएगा। आपको जीएसटीआर 1 वापस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फ्रेंड्स आप ये जो आईएफएफ फैसिलिटी के ऊपर जो इनवॉइसेस हैं वो आप कंटिन्यूअसली अपलोड कर सकते हो। जैसे आज समझ लो कि मेरे पास 4 इनवॉइस जनरेट हुए सेल्स के, तो मैं 4 आज के दिन में चढ़ा सकता हूँ। मुझे एक ही साथ इनवॉइस चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप कंटिन्यूअसली ये रियल टाइम सिस्टम है, आप कंटिन्यूअसली अपलोड कर सकते हो, सेव करके ड्रॉप करके आईएफएफ में ये रख सकते हो। फ्रेंड्स अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये आईएफएफ का ये है कि इसका लिमिट सरकार ने तय कर दिया है कि 50 लाख फॉर ईच मंथ हर एक महीने में आपको 50 लाख तक के ही इनवॉइस अपलोड की फैसिलिटी दी जाएगी। अब ऐसा है कि जनवरी महीने में मैंने जो टर्नओवर किया वो 80 लाख का किया, ठीक है? इनवॉइस मैं अपलोड कर सकता हूँ 50 लाख तक का, तो बाकी 30 लाख का क्या करूँगा मैं? बाकी 30 लाख का इनवॉइसेस जो मेरे चढ़ाने के आईएफएफ पे रह गए हैं, वो मैं जीएसटीआर 1 जो मैं पूरे क्वार्टर का फाइल करूँगा, उसमें मैं दिखाऊँगा। तो जीएसटीआर 1 में कौन-कौन से इनवॉइसेस आएँगे फ्रेंड्स? मार्च महीने के इनवॉइसेस आएँगे जीएसटीआर 1 में और जनवरी और फरवरी महीने के जो बाकी रिमेनिंग इनवॉइसेस है, जो कि मैंने आईएफएफ में नहीं चढ़ाया है, वो ही सिर्फ़ ये जीएसटीआर 1 में चढ़ाने होंगे मुझे, ठीक है? देखो ये यहाँ पे 4th पॉइंट में लिखा है इनवॉइसेस व्हिच आर अपलोडेड ऑन आईएफएफ शैल नॉट बी अपलोडेड अगेन इन जीएसटीआर 1 ये चीज़ फ्रेंड्स ध्यान में रखना। आईएफएफ फर्निशिंग इज़ ऑप्शनल एंड नॉट मैंडेटरी। फ्रेंड्स मेरा ऐसा ओपिनियन है और मेरा ऐसा मानना है कि आईएफएफ इनवॉइस अगर जो आप अपने चढ़ाएँगे, ये फैसिलिटी अवेल करेंगे, तो एक और रिटर्न हमारा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, आईएफएफ पे कौन से इनवॉइस हमने चढ़ाए हैं और जीएसटीआर 1 में कौन से इनवॉइस चढ़ाने के बाकी हैं, ये डेटा हमको अलग से एक मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स? अब हम आते हैं हाउ टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब ये स्कीम में हम लोग टैक्स कैसे भरेंगे? पहले फ्रेंड्स ड्यू डेट जान लेते हैं। जनवरी महीने की जो ड्यू डेट है, वो 25 फरवरी है और मार्च महीने की जो ड्यू डेट है, वो 25 तारीख है। मतलब एक क्वार्टर अगर आप सिलेक्ट करते हैं, तो क्वार्टर में पहले 2 महीने का जो ड्यू डेट होती है, वो 25 तारीख होती है। तीसरे महीने का जो आता है, वो नॉर्मल अपना वो 22 तारीख और 24 तारीख जो सरकार ने दिया हुआ है, वही है। ठीक है फ्रेंड्स? अब मेथड के ऊपर आ जाते हैं। एक मेथड है फिक्स सम मेथड और दूसरा मेथड है सेल्फ असेसमेंट मेथड। फ्रेंड्स, फिक्स सम मेथड में एक ऑटो पॉपुलेट चलन जनरेट हो जाएगा जब आप ये स्कीम में एंटर करेंगे और जाएँगे तो। अ, फर्ज़ करो अप्रैल 2021 से लेके जून 2021 में मैं ये क्यूआरएमपी स्कीम में मैं एंटर हो चुका हूँ। तो अप्रैल 2021 का एक ऑटो पॉपुलेटेड चलन मुझे जो जनरेट होगा वो मुझे पे करना है। ये ऑटो पॉपुलेटेड चलन जो मुझे पे करना है, अगर मैंने ये पेमेंट कर दिया, फिर मेरी लायबिलिटी खत्म अप्रैल महीने की मुझे और कुछ भी नहीं करना है। ये फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान में रखो। मई महीने का भी चलन आएगा, जनरेट होगा, टाइम पीरियड आएगा, 25 तारीख के पहले मुझे ऑटो पॉपुलेट चलन जो है मई महीने का, वो मुझे भरना है 25 तारीख के पहले। वो मैंने भर दिया, मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है? अब
सर्कुलर में अमाउंट दिया गया है कि कौन सा अमाउंट ऑटो पॉपुलेट चलन में आएगा, किस हिसाब से आएगा। सरकार ने ये चीज क्लेरिफाई की है और आपको किस हिसाब से भरना है। तो अप्रैल 2021 का जो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा क्यूआरएम की स्कीम के तहत, वो अमाउंट कौन सा आएगा? वो अमाउंट आएगा मार्च 2021 का जो मैंने टैक्स पेड किया है इन कैश। इन कैश जो टैक्स मैंने पे किया है मार्च महीने का, वो मुझे भरना का आएगा अप्रैल और मई 2021 दोनों महीने में। मुझे मार्च 2021 का ही भरने का आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो पहले रिटर्न फाइल किया था वो मंथली था। जैसे ये अप्रैल से लेके जून में 2021 का मैं क्वार्टरली क्यूआरएफ स्कीम में मैं गया हूँ। तो उसके पहले मार्च महीने का मैंने रिटर्न जो फाइल किया था वो मंथली किया था। ठीक है फ्रेंड्स? तो मार्च महीने का जो मैंने टैक्स भरा है, मार्च 2021 का टैक्स भरा है इन कैश, वो मुझे अप्रैल और मई महीने में भी मुझे टैक्स कैश में ही भरना पड़ेगा, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। ठीक है? अब फ्रेंड्स आते हैं दूसरे क्वार्टर में। दूसरे क्वार्टर में माने जुलाई से लेके सितंबर महीने में। तो जुलाई से लेके सितंबर महीने का जो क्वार्टर होगा, उसमें मुझे जुलाई महीने में भी टैक्स भरने का आएगा, क्योंकि टैक्स पेमेंट है मंथली। ठीक है? तो जुलाई महीने का जो टैक्स आएगा वो मुझे कौन-सा भरना पड़ेगा? तो वो अमाउंट ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। वो अमाउंट क्या होगा? अप्रैल से लेके जून महीने का जो क्वार्टर था, उसमें मैंने कितनी अमाउंट का टैक्स इन कैश भरा है, उसका 35%, उसका 35% टैक्स इन कैश जो आया अप्रैल से लेके जून महीने के क्वार्टर का, वो मुझे जुलाई महीने में भरना है। अगस्त में भी मुझे वही अमाउंट भरना है। अगस्त में, जुलाई और अगस्त दोनों महीने में मुझे 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश फ्रॉम April to June 2021 have to be paid in the month of July and August। तो फ्रेंड्स ये चीज समझ में आ गई अपने को। एक बार और समझा देता हूँ वापस फिर से। मैं ये स्कीम में फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके 22 में मैं गया, एंटर हुआ। ठीक है? अब पहला क्वार्टर आएगा, रिटर्न क्वार्टरली है, टैक्स पेमेंट मंथली है। तो अप्रैल 2021 मंथली जो टैक्स मुझे भरने का आएगा, उसका अमाउंट कौन-सा मुझे भरने का, वो अमाउंट मेरा आएगा इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड इन कैश ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है? अब अप्रैल और मई महीने दोनों महीने का जो मैंने टैक्स भरा है, वो मार्च 2021 का ही भरने का आएगा। जुलाई से लेके सितंबर महीने तक का जो टैक्स आएगा मुझे भरने का, जैसे जुलाई महीने का मुझे टैक्स भरना आएगा, मंथली पेमेंट है तो वो मैं कौन-सा भरूँगा? अप्रैल से लेके जून क्वार्टर में टोटल टैक्स मेरा इन कैश कितना हुआ, उसका 35% कैलकुलेट करके जुलाई महीने में आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये सिर्फ़ एक नॉलेज के लिए है कि वो ऑटो पॉपुलेट अमाउंट कौन-सा आएगा, कितना आएगा। हमको अगर वेरीफ़ाई करना है, तो वो वेरीफ़ाई कर सकते हैं ये परसेंटेज के हिसाब से। बाकी ये ऑटो पॉपुलेट आएगा तो सिस्टम जो कैलकुलेट करेगी, वो परफेक्ट ही आएगा और वही हमको भरना है और ये लायबिलिटी हमारी क्लियर करनी है। ठीक है फ्रेंड्स? अब मंथली पेमेंट अंडर दिस मेथड नॉट अलाउड। फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर आपने जनवरी से लेके मार्च 2021 का जो पीरियड है उसमें ये स्कीम में चले गए, जनवरी से लेके मार्च 2021 और आपने वो क्वार्टर का रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आप अप्रैल 2021 का जो टैक्स है, वो मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स को आप नहीं भर पाएँगे। क्यों? क्योंकि आपने 3B का रिटर्न फाइल नहीं किया है पिछले क्वार्टर। ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर में अगर बैलेंस है तो वो हम लोग आज भी लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ कर ही रहे हैं। ठीक है? ये ही प्रोविजन आगे कैरी फॉरवर्ड किया है सरकार ने ये क्यूआरएमपी स्कीम में।
मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स तो है, पर अगर अप्रैल 2021 में मुझे जो टैक्स भरने का आ रहा है, ठीक है? वो टैक्स की लायबिलिटी मेरी कैश और क्रेडिट लेजर में बैलेंस अगर सफिशिएंट है कवर करने के लिए, तो मुझे ऑटो पॉपुलेटेड चलन भरने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल महीने की जो मेरी लायबिलिटी है, दैट इफ माय इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर बैलेंस इज सफिशिएंट to meet the liability of April 2021, then I don't need to pay the tax through auto populated challan. अप्रैल 2021 में अगर मेरा कैश और क्रेडिट बैलेंस सफिशिएंट है मेरी लायबिलिटी कवर करने के लिए, तो मुझे टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ अगले क्वार्टर अगले महीने में भी यूज़ होगी, मई 2021 में भी ये चीज़ लागू होगी। मतलब मेरे पास कैश और क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, तो मैं पहले 2 महीने क्वार्टर के पहले 2 महीने में जो मेरी लायबिलिटी होती है, वो मुझे भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स? रिफंड क्लेम जो है वो आप पूरे क्वार्टर का 3B फाइल होगा, उसके बाद ही कर पाएँगे, ठीक है? फ्रेंड्स ये पॉइंट जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि अगर मेरी लायबिलिटी समझ लो जनवरी 2021 में मेरी लायबिलिटी हो रही है ₹50,000 ठीक है? एक्चुअल लायबिलिटी और ऑटो पॉपुलेटेड चलन मेरा दिखा रहा है ₹37,000 ठीक है? तो बैलेंस ₹13,000 जो ₹13,000 मेरा बाकी रह गया है भरने का, उसके ऊपर मुझे ब्याज नहीं देने का है। ये सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान में रखने जैसी है। अ, इफ टैक्स पेड इज़ नॉट पेड बाय द ड्यू डेट मतलब 25 तारीख तक आपको टैक्स भरना है। जैसे जनवरी 2021 में मैं स्कीम में चला गया, तो फरवरी 25 तक मुझे टैक्स भरना है। अगर मैंने फरवरी 25 तक टैक्स नहीं भरा, तो मुझे ब्याज देना पड़ेगा और ये ब्याज जो लगेगा वो ऑटो पॉपुलेटेड चलन की अमाउंट के ऊपर लगेगा। ये मेरा मानना है, टोटल लायबिलिटी के ऊपर नहीं लगेगा। सर्कुलर में ऐसा लिखा है इफ जीएसटी 3B इज फर्निश्ड बियॉन्ड द ड्यू डेट, द इंटरेस्ट वुड बी पेएबल एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। मेरे हिसाब से ये चीज़ अ, गलत है। अगर मैंने टैक्स पूरा भर दिया है और 3B का रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो मुझे टैक्स ये ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। So, if the interest is payable only when the tax is due as per section 50. So, if I have paid tax as per the tax as per the due dates and only GST or 3B is furnished late, then there cannot be interest payable by the taxable person. फ्रेंड्स तो ये था फिक्स सम मेथड। ये फिक्स सम मेथड में मेन चीज़ ये है कि एक ऑटो पॉपुलेट चलन जनरेट हो जाएगा, वो आप भर दीजिए, उस आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई, वो महीने की, ठीक है? तो एकदम ईज़ी सिस्टम हो गया ये और फीचर्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट मेथड जो है, ये दूसरा मेथड, ये अभी हम लोग अब अभी भी करंटली कर रहे हैं, 5 करोड़ के ऊपर वाले अभी भी ये चीज़ करते रहेंगे। लायबिलिटी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, उसमें से क्रेडिट जो है, वो माइनस करके जो कैश बैलेंस है, वो माइनस करके फिर हम लोग भरते हैं। एक सेल्फ असेसमेंट मेथड जो है उसमें मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है। मेन जो न्यू इंट्रोडक्शन हुआ है वो फिक्स सम मेथड वाला ही इंट्रोड्यूस हुआ है। हालाँकि एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि क्वार्टरली फाइलिंग जो है वो उसमें आप टैक्स जो भर दिया आपने पहले 2 महीने का वो आप सेट ऑफ कर सकते हो। पूरे क्वार्टर का जो लायबिलिटी हो रही है आपकी उसके सामने आप सेट ऑफ कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसल हो गया है या करना है आपको, जैसे जनवरी 2021 से लेके मार्च 2021 की बात करें, तो फरवरी 2021 में आपको रजिस्ट्रेशन कैंसल करना है, ठीक है? तो आपने एप्लीकेशन कर दिया है या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया। अब आप ये सोचो कि मुझे जनवरी से लेके मार्च महीने तक का प्रीव्यू मुझे फाइल नहीं करना है, तो ये चीज़ गलत है, आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है? फ्रेंड्स लेट फी जो है वो एक्जिस्टिंग प्रोविजंस जो है उसके हिसाब से चालू रहेगी 3B और 1 की।
ठीक है, आईआईएफ में कोई लेट फी लगेगा कि नहीं लगेगा, उसका कोई अभी क्लेरिफिकेशन नहीं है। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट देयर इज़ नो लेट फी इन पेमेंट ऑफ फर्स्ट 2 मंथ्स। अगर आपने पहले 2 महीने का जो टैक्स है, उसमें अगर आपने लेट कर दिया है भरने का, तो आपको लेट फी नहीं लगेगा, पर ब्याज देना पड़ेगा। Friends, in case the taxpayer does not opt for this scheme, then you will have to file GSTR 1 and 3B as per the current सिनेरियो। अगर आप ये स्कीम में नहीं जा रहे तो अभी आप अभी जिस हिसाब से हम लोग 3B और 2B देख के आईटीसी देख के जो रिटर्न जिस हिसाब से हम लोग रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं उस हिसाब से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल। Thank you very much. Thank you. Thank you. Take care and stay safe.